एक जिम में आखिर आपको क्या चाहिए बता दो ना। सेंट्रलाइज्ड एसी है, इक्विपमेंट्स इतने ज़्यादा एडवांस्ड है, इतना स्पेशियस जिम और एम्बियंस तो इतना लाजवाब है। मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि विट्ठलवाड़ी क्षेत्र किसी के बाप का भी नहीं है, तो सार्वजनिक क्षेत्र है, सरकारी क्षेत्र है, उस पर कोई भी आ जा सकता है। कोई यह न समझे कि ये किसी के बाप का है, इसमें क्या गलत है। अभी मुझे राजेंद्र चौधरी ने क्या कहा, मैं फाइल चोर हूं। अब फाइल चोर का से मैं पूरी तरह से निर्दोष हो चुका हूं। 8 मार्च 2023 को अदालत ने मुझे निर्दोष साबित किया है। जो भी 4 नगर सेवक अगर भारतीय जनता पार्टी से कहीं चले गए हैं, वो आज मेरे मित्र हैं, मेरे अजीज हैं, सबसे प्रेम है मेरा उनसे। चारों में से किसी ने ऐसा कहा क्या कि प्रदीप रामचंदानी की वजह से गए? ऐसा किसी ने कहा है क्या? नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हर दिन अग्निपथ के इस सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, इन दिनों उल्लासनगर की राजनीति में जो उठापटक शुरू है, उस उठापटक को लेकर आज हर दिन अग्निपथ ने मुलाकात ली भाजपा नेता प्रदीप रामचंदानी के साथ। प्रदीप रामचंदानी जो अक्सर अपने वक्तव्य के लिए जाने जाते हैं, आज प्रदीप रामचंदानी ने उल्लासनगर के काफ़ी सारे मुद्दों पर खुलकर बातचीत की, काफ़ी सारे नेताओं को आड़े हाथों भी लिया। क्या कहना है प्रदीप रामचंदानी का, आइए सीधे चलते हैं। प्रदीप जी, सबसे पहले तो हर दिन अग्निपथ में आपका स्वागत करते हैं। प्रदीप जी, हाल ही में जो नाटकीय ढंग से शहाड़ ब्रिज पर जो तीन बार, 2 बार आपकी तरफ से, 1 बार शिवसेना की तरफ से, फिर मनसे का उसमें आना, जो ये 4 बार नाटकीय ढंग से जो मुहूर्त किया गया, क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़े पक्ष को ये शोभा देता है? देखिए, मुझे लगता है कि जो राजनीति का जो दृश्य है ना, जो दिखता है, उसी को लोग मानते हैं। आदरणीय कुमार इलानी जी ने बहुत प्रयास किया था, क्योंकि पूरे शहर में बरसात में खड्डे बहुत हो गए थे, ब्रिज की हालत बड़ी ख़राब थी। तो उन्होंने सरकार के, क्योंकि हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं, तो उन्होंने काफ़ी इसके ऊपर मशक्क़त करके, इसके पीछे मेहनत करके इस ब्रिज को ठीक कराया। तो उन्हें लगा कि भाई ठीक है, अब लोगों को राहत मिली है, तो इसको खुलने से पहले विधिवत लोगों को बताना चाहिए और वहाँ पर जाकर उद्घाटन करना चाहिए कि अब आपकी जो लोगों की तकलीफ़ें हैं वो दूर हो गई। तो इस तरह से हमें लगा, क्योंकि उस दिन विधायक जो है वो बाहर गए थे, हमें लगा विधायक आए उससे पहले ही हमने उसका उद्घाटन कर दिया और गाड़ियाँ शुरू हो गई। इसमें कोई राजनीतिक श्रेय भारतीय जनता पार्टी ने लेने का प्रयास नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने काम कराया, लोगों को बताया, हमने कराया। उसके बाद जो लोग इस विषय में शामिल नहीं थे, जिसमें टीओके है, उसके बाद तुम्हारे मनसे हैं, जिन्होंने इसमें अपना कुछ बहुत महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया, शब्दों के जरिए दिया होगा, लेकिन इसके पीछे जो मेहनत थी वो भारतीय जनता पार्टी की थी, इसीलिए हमने उसमें अपनी तरफ से उसका उद्घाटन किया। प्रदीप जी, मैं एक शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी ने इस ब्रिज का, इस उड़ान पुल का जो है मुहूर्त किया। अब आनन फानन का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पूरे शहर में जो बैनरबाजी हुई थी वो 24 तारीख की हुई थी। 24 तारीख को कुमार इलानी उस ब्रिज का मुहूर्त करने वाले थे, लेकिन 23 तारीख को ही 11:30 बजे वहाँ पर आना, वहाँ पर मुहूर्त कर लेना, ये कहाँ तक उचित था? क्यों भारतीय जनता पार्टी को लगा कि शहर के आमदार, जैसे आप बोल रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी प्रयास किए थे, क्यों आमदार का इंतजार न करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आनन फानन में वहाँ पर ये मुहूर्त किया? देखिए, आनन फानन नहीं कहा जा सकता ऐसे, क्योंकि विधायक से पूछा गया कि आप बाहर हैं और आप कल आओगे, तो इतना समय भी लोगों को क्यों कल 11 बजे तक बंद रहेगा, और जबकि रात को ही 12 बजे खुलने वाला है, तो क्यों 12 घंटा भी अपनी जो जनता है उनको तकलीफ़ हो। इसलिए आपने जो बैनर लगवाए हैं, आप यहाँ पर नहीं हैं,
तो हम इसका उद्घाटन कर देते हैं। उन्होंने हाँ कहा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग गए। इसको आनन फानन नहीं किया कहा जा सकता, क्योंकि जनता की, हमारे पब्लिक की सेवा करनी है। उनको 12 घंटे की भी तकलीफ क्यों हो, इसलिए उसका उद्घाटन जल्दी कर दिया गया। प्रदीप जी, उसके बाद टीओके का उसमें शामिल होना, शिवसेना का शामिल होना, फिर रात को दोबारा भारतीय जनता पार्टी के नेता पर, वहाँ उस वक्त आप नहीं थे, रात के वक्त मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता वहाँ पर रात के 12 बजे पहुँच जाते हैं। फिर एक बड़ा हंगामा होता है जहाँ पर मनसे भी पहुँच जाती है। दिन के वक्त 4 बजे टीओके शिवसेना भी उसी चीज़ का मुहूर्त करती है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जब कोई चीज़ होती है, कोई मुहूर्त होता है, तो उसका श्रेय लेने तो सब आ जाते हैं, लेकिन जब शहर की दुर्दशा होती है तो दुर्दशा का जो है वो जो खामियाजा जनता भुगतती है, उस वक्त उसका कोई भी जवाबदारी पक्ष लेने को तैयार नहीं होता है। नहीं, उद्घाटन हमने दोपहर में किया। हमें पता था जो ब्रिज है वो 12 बजे खुलेगी। रात के समय हमारे कुछ लोग खाली इसका मुआयना करने गए थे कि खुली है या नहीं खुली है, तो उसके ऊपर एक पक्ष ने उधर थोड़ा ज़्यादा विवाद खड़ा किया। वो ठीक है, ये राजनीति में चलता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने काम किया, हमने लोगों को दिखाया। इस विषय को बहुत ज़्यादा खींचने की मुझे नहीं लगता आवश्यकता है। नहीं, खींचने की नहीं, ये जनता के मन में सवाल होते हैं प्रदीप जी, क्यों इतना किसी भी चीज़ के लिए श्रेय लेने के लिए इतनी बड़ी ताम झाम, लोगों को तकलीफ़ें, फिर 2-2 बार उसी चीज़ का मुहूर्त करना। ठीक है, आपने कहा खींचना नहीं है तो आपकी मर्जी। अब आते हैं प्रदीप जी दूसरे सवाल पर। आप काफ़ी बार शब्दों में ऐसे व्यंग कर देते हैं लोगों पर, जिनके ऊपर चाहते न चाहते हुए आपके जो विरोधी हैं उनको भी आपको उत्तर का प्रति उत्तर देना पड़ता है। जैसे कि हाल ही में आपने कहा कि विट्ठलवाड़ी क्षेत्र किसी के बाप का नहीं है, किसी का 7 बार किया हुआ नहीं है। बिल्कुल सही है ना। मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि विट्ठलवाड़ी क्षेत्र किसी के बाप का भी नहीं है। बस सार्वजनिक क्षेत्र है, सरकारी क्षेत्र है, उस पर कोई भी आ जा सकता है। कोई यह न समझे कि ये किसी के बाप का है। इसमें क्या गलत है? सही कहा हमने। तो किसने कहा है कि किसके बाप का है? किसी ने कहा तो नहीं है कि किसी के बाप का है, लेकिन आपके वक्तव्य से ऐसा लगता है कि मानो हर बार प्रदीप रामचंदानी ये सोच के लेते हैं कि मुझे अपने वक्तव्य से लोगों में एक ऐसा जो मैसेज है वो जाना चाहिए कि प्रदीप रामचंदानी किसी से नहीं डरता। डरने वाली बात नहीं है। देखो, एक गरीब रिक्शा ड्राइवर, मतलब रिक्शा वालों के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में, उसको एक राजेंद्र चौधरी का एक गुंडा कहें, असामाजिक तत्व कहें, वो चांटे मार रहा है, उसके पैरों के बीच में लात मार रहा है और कह रहा है चौधरी के लिए तुमने ऐसे क्यों कहा, और ये कह रहा है कि यहाँ पर अगर तुम धंधा करते हो तो चौधरी की वजह से करते हो। तो उसी संदर्भ में यह मेरा वक्तव्य था कि किसी की कोई भी रहने दो, कितना भी बड़ा रहने दो, सार्वजनिक क्षेत्र पर वो व्यवसाय कर सकता है। कोई राजा नहीं है, कोई मुगलाई राज नहीं है कि किसी के मेहरबानी पे कोई धंधा कर सकता है। इसी के कारण ये दिया हुआ वक्तव्य था। ये जो आपका वक्तव्य था वो सचमुच एक रिक्शा वाले को लेकर था, या हाल ही में शिवसेना को जय महाराष्ट्र बोलकर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने वाले बेनवाल पर जो कहीं ना कहीं उसके ऊपर हमला हुआ था, ये उस संदर्भ में था? रिक्शा वाले का आगे करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपना श्रेय तो नहीं लूटना चाहती थी प्रदीप जी? नहीं, देखिए, एक तो आप उसको मार रहे हो और फिर उसका वीडियो बना रहे हो। मतलब मारते हुए आप वीडियो बनाते हो और पूरे शहर में आप ही वायरल करते हो, ये दिखाने का प्रयास करते हो कि अगर हमारे चौधरी साहब के कोई खिलाफ या किस तरह की बात करेगा तो उसका हर्ष यह होगा। क्या ये आपको मान्य है? कैसे आप मान्य कर सकते हैं? आप अरे कोई अन्याय है, गरीब है, वो अगर उसकी जो माँ विलाप कर रही थी, रो रही थी, वो पत्रकारों ने देखा होगा। यहां राजनीति लाने का क्या विषय आता है? राजनीति तो तब लाई जाए जब अगर आपने उसको मार दिया, उसका वीडियो बना के पूरे शहर को दिखा के क्या प्रयास करना चाहते हो? मारने के समय वीडियो भी आपका आदमी बनाता है। अरे कहीं तो आप अगर किसी तरह से अगर शहर का प्रतिनिधित्व करते हो तो इस तरह के आपके लोग ऐसे
कृत्य करते क्यों हैं? तो इसका अर्थ यह है कि हम अगर राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो हम ऐसे अन्याय देख के चुप बैठे, इसके ऊपर किसी गरीब के साथ खड़े नहीं रहे और उसको मरने दें और उनके ऊपर हल्ला हो, चुप करके बैठे और आप उसका राजनीतिकरण करो, उसका एंगल ढूंढो, इसके पीछे क्या कारण है? मैं नहीं समझता नीरज भाई ये सही है। प्रदीप जी, राजेंद्र चौधरी जी ने एक साक्षात्कार में कहा कि ये मुद्दा पूरी तरह से शांत हो चुका था। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसे जानबूझकर बढ़ाया चढ़ाया गया। अच्छा हुआ उन्होंने ये वक्तव्य दिया। उन्होंने वक्तव्य में क्या कहा कि मैंने उसको समझा दिया था, यानी आप खुद कबूल कर रहे हो कि वो आपका आदमी है। इससे आप ही कह रहे हो ना कि मैंने उसे समझा दिया था और उसको कहा था माफी मांगने के लिए, यानी आपका ही आदमी था। बाद में जब आपने देखा ये मुद्दा बढ़ गया है तो आपने माफी करने के लिए उनको बोला बाद में कहा कि आप उसको चांटे भी मार दीजिए। इसका अर्थ यहाँ क्या जंगल राज है? अगर आपको पता पड़ा था कि उसने गलती की है तो सीधा उसको पुलिस के हवाले करते, तब मानते कि आप सही मायने से हैं। इसका मतलब तो आप वहां पर अपनी राजाई चला रहे हैं, आप अपने आप को राजा समझते हैं, आप उनको सम पकड़ के ले आते हैं, उनसे माफी मांगते हैं और उनको कहते हैं दो चाटे बोलो। ये कैसे हम गणतंत्र में रह रहे हैं? जंगल राज में तो नहीं रह रहे हम। प्रदीप जी, हर बार देखा गया है कि जब बात भारतीय जनता पार्टी पर आती है या प्रदीप रामचंदानी पर आती है तो प्रदीप रामचंदानी काफ़ी उत्तेजित हो जाते हैं, उत्तेजना उनकी बढ़ जाती है। हाल ही में हर बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, प्रदीप रामचंदानी की तरफ से विपक्षियों को धमकी देना, फिर वो अरुण आशान हो, चाहे वो जीवन नित्यानी हो, चाहे कमलेश निकम हो, हर बार आपकी तरफ से धमकियों का जो पिटारा है वो विपक्षियों पर खुल जाता है, क्योंकि आप सत्ता में हैं इसलिए। देखिए, आपको शायद पता होगा या ना होगा कि जब हम विपक्ष में थे, उद्धव बाड़ा साहब ठाकरे की सरकार थी, तब भी हमारा स्वर इतना ही ऊंचा था। आपको पता होगा कि मेरी स्वर से सोशल मीडिया में दिए गए वक्तव्य से चिढ़कर उस वक्त के शिवसेना उद्धव ठाकरे लोगों ने मेरे ऊपर हल्ला किया था, मेरे ऊपर कालिद होती थी, क्योंकि वो लोकतंत्र के लोग नहीं हैं, ठोकतंत्र के लोग हैं। हम कहते हैं कि आप राजनीति वक्तव्य से होती है। अगर मेरा वक्तव्य गलत है या मैं आपके लिए गलत बोल रहा हूं तो आप उसका प्रत्युत्तर दीजिए। मैं तो प्रमाणित करता हूं जो चीजें बोलता हूं। ऐसा तो नहीं है कि मैंने किसी के ऊपर आरोप लगाया, वह केवल आरोप है, वह सिद्ध है। अभी मुझे राजेंद्र चौधरी ने क्या कहा, मैं फाइल चोर हूं। अब फाइल चोर का से मैं पूरी तरह से निर्दोष हो चुका हूं। 8 मार्च 2023 को अदालत ने मुझे निर्दोष साबित किया है। इसके बाद अगर राजेंद्र चौधरी ने मेरे ऊपर या किसी भी ने फाइल चोर कहा तो उसके बाद अभी तो क्या, अभी भी उन्होंने कहा है तो उसके ऊपर जो भी केस होगा कानूनी कार्रवाई करूंगा और नोटिस दूंगा। और इसके बाद किसी ने भी मुझे बोला, अरे हम सुनते हैं, इसका अर्थ यह नहीं है। वो जो केस था वो आज तक जीवन में मेरे ऊपर एक एनसी केस नहीं हुआ है, कभी मेरे ऊपर कोई केस नहीं हुआ। एक राजनीति से प्रेरित होकर वह केस हुआ, उसके बाद वो कोर्ट ने चलाया, कोर्ट ने मुझे निर्दोष साबित किया। उसके बाद भी अगर लोग बोलेंगे तो कानून की रूप से उनको वो सजा भुगतनी पड़ेगी। जो चीजें वो बोलते हैं उसका उनको कानून का सामना करना पड़ेगा। फिर धमकी की क्या बात है? अगर एक मुझे बात बताओ, जिस चीज से आप बाइज्जत बरी हो चुके हो वही अगर आप बात करोगे तो उसका तो मैं कानून का तो सहारा लूंगा ना। अच्छा, क्या बात करते हैं राजेंद्र चौधरी, मैं फाइल चोर हूं, उससे निर्दोष है। इनकी क्या पोजीशन है राजेंद्र चौधरी की? कितने गुनाह हैं ये देखिए। एक नंबर 353 2001 का, 353 143 427। उसके बाद दूसरा गुनाह 2007 का 324 323 504। उसके बाद 2007 का उसमें 143 33 3 35 1। उसके बाद 2005 का 143 147 149 427। उसके बाद 2009 का 143 147 149 353 366 427 कलम। उसके बाद 2010 का 135 और 37 और 1 कलम। उसके बाद 2014 का 353 322 504 506। उसके बाद 365 नंबर 2016 का कलम 143 147 149 353 332 354। ये कुल 8 गुना है। और उसके बाद जो गुना है
ये जिसमें धारा 120, 34, 363, 367, 368, 385, 387, 409, 420, 465, 467, 468, 448, 552, 427, 471, 504, 506, ये 19 कलम 16, 12, 22 में ये पुलिस चौकी में इतने ऊपर तुम्हारे ऊपर केस दाखिल है और मुझे फाइल चोर कह रहे हो, जिससे मैं बरी हो चुका हूं। उसके बाद मेरे ऊपर एक भी केस नहीं है। अरे यार, ये तो ऐसी बात हो गई कि एक भैंस कहती है गाय को, चल तेरी पूंछ काली है। आपका पूरा पिटारा भरा हुआ है गुनाहों से, आपके पूरे गुनाह का मैंने लिस्ट गिना दिया और आप मेरे ऊपर इल्जाम करा रहे हो। अरे भाषा का तो संयम रखो। हमने आपके ऊपर व्यक्तिगत सीधे कभी टिप्पणी नहीं की। हमने कहा कि किसी के यह बपोती नहीं है, हर किसी का क्षेत्र है, क्योंकि आपके व्यक्ति ने कहा। आप सीधे व्यक्तिगत हम पे गुनाह लगाते हो, हमको फाइल चोर बोल देते हो। अरे कहीं ना कहीं भाषा का संयम रखो। इतने बड़े पदों पर आप रहे हो, सीधे 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 आ जाना। और क्या कहा उन्होंने कि 5 जो नगर सेवक चले गए हैं उनके पास मैं उस पे आने वाला था। हाँ, बोलिए आप थोड़ा शांत हो जाइए, आप काफी उत्तेजित हो गए। प्रदीप जी, ये जितने भी आरोप आपने गिनाए ना, ये अभी कोर्ट में विचाराधीन है, आरोप ही हैं, सिद्ध नहीं हुए हैं। जैसे आप बोल रहे हैं कि आपके ऊपर कोई आरोप लगा, आप बाइज्जत बरी हो गए, वैसे ही ये जो आरोप आपने गिनाए वे अभी तक आरोप ही है, वे सिद्ध नहीं हुए, कोर्ट में विचाराधीन है। तो आप भी किसी को आरोपी तो बोल नहीं सकते। नहीं, दूसरी बात, मेरी इस बात पे मैं यही कहता हूं कि मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं थी। मैं नहीं कह रहा हूं आरोपी हैं या आरोप इनके ऊपर लगे, इतना ही कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने एक निर्दोष व्यक्ति के ऊपर फाइल चोर कह के संबोधित किया, उसका ही उत्तर दे रहा हूं। तो आप अपने गिरेबान में तो जाके देखिए कि आपके ऊपर कितने आरोप हैं। अभी तक आप उससे बाइज्जत बरी तो नहीं हुए। जिस दिन बरी हो जाएंगे तब तक आप खुले मुंह से बोलिएगा। आरोप तो लगे हुए हैं ना आपके ऊपर। प्रदीप जी, 4 नगर सेवक हाल ही में जो पत्रकार परिषद में या डीसीपी कार्यालय के बाहर एक वक्तव्य आया और शहर में भी काफ़ी चर्चा है। ये जो 4 नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से दूसरे पक्ष में उन्होंने प्रवेश किया है, शिवसेना टीओके में, उसका जिम्मेदार प्रदीप रामचंदानी है। प्रदीप रामचंदानी के कारण उनकी नीतियों या कूटनीतियों में, जो भी आप कहें शहर में जो चर्चा है, मैं तो सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ, कूटनीतियों के कारण इन्होंने पक्ष को जय श्री राम बोलकर दूसरे पक्ष में प्रवेश किया है। वो आपसे परेशान थे, ऐसा इन लोगों ने आरोप लगाया है। देखिए, राजेंद्र चौधरी ने ये कहा, जो भी 4 नगर सेवक अगर भारतीय जनता पार्टी से कहीं चले गए हैं, वो आज मेरे मित्र हैं, मेरे अजीज़ हैं, सबसे प्रेम है मेरा उनसे। मुझे नहीं लगता कि इस बात का मुझे बहुत दुख है कि वो क्यों गए, क्या उन्होंने। लेकिन मुझे एक बात बताइए, चारों में से किसी ने ऐसा कहा क्या कि प्रदीप रामचंदानी की वजह से गए? ऐसा किसी ने कहा है क्या? ये कौन होते हैं बोलने वाले? अच्छा, इनका जो एक नगर सेवक गया है, जो भारतीय जनता पार्टी में आया है, मनोहर बहनवाल, शुभांगी बहनवाल, वो तो खुले तौर पे आपके पैनल का नगर सेवक था। वो तो खुले तौर पर आपके ऊपर आरोप लगा रहा है कि मैं राजेंद्र चौधरी की वजह से त्रस्त होकर मैंने पक्ष छोड़ा। खुले डंके के पे चोट पे बोल रहा है, सभी जगह पर बोल रहा है। देखिए, किसी के ऊपर भी कुछ भी बोलोगे और आप कर दोगे, ये ठीक नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर धुआं उठा है प्रदीप जी, तो आग तो कहीं ना कहीं लगी होगी, तभी तो इतनी सारी चर्चाएं शहर में हो रही हैं। देखिए, शहर अगर वो बोल रहे हैं तो वो चर्चाओं को संबोधित करके बोलते होंगे। देखिए, इस विषय पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। मैंने कहा वो चारों मेरे अजीज़ हैं, वो अगर उन्होंने पक्षांतर किया तो उसका मुझे बहुत दुख है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। सच्चाई है? सच्चाई नहीं है ना, मुझे दुख है, इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है। मैं बहुत पीड़ित हूँ इससे। आने वाले दिनों में, अब राजनीति पे बात करते हैं, आने वाले जो चुनाव है प्रदीप जी, आने वाले चुनाव में, क्योंकि आप प्रभारी हैं पूरी चुनाव प्रक्रिया के, आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की महानगर पालिका के चुनाव को लेकर तैयारियां कैसी हैं, क्या रणनीतियां हैं, उस पर कुछ बात करना चाहेंगे? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी तो मैंने पहले भी कहा है कि कार्यकर्ताओं से भरी हुई पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पर ही चुनाव जीतती है। आज भी उल्लासनगर में भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत संगठन वाली पार्टी है और मुझे पूरा विश्वास है इन कार्यकर्ताओं के दम पर भारतीय जनता पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत अपने
दम पर, यानी भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत लाएगी और भारतीय जनता पार्टी का महापौर अवश्य बिठाएगी। कमलेश निकम का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब उम्मीदवारों के चेहरे ही नहीं बचे हैं। मुझे लगता है कि कमलेश निकम के बारे में मैं क्या वक्तव्य दूं। कमलेश निकम जितना भारतीय जनता पार्टी के लिए बोलेंगे उतनी हमारी मतदाता हमारे बढ़ाएंगे, उतना मतदान हमारे में बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा, किसी परिवार पर टिकी हुई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में निरंतर नए चेहरे आते रहते हैं। निरंतर आपने देखा होगा कि अगर हमारे देश की राजनीति में देखेंगे तो परिवारवाद पर राजनीति चलती है। स्थानीय स्तर पर भी आप देखेंगे तो कालानी, कालानी के बाद ज्योति कालानी, ज्योति कालानी के बाद ओमी कालानी, ओमी कालानी के बाद कौन आएगा कालानी, तो उनकी राजनीति केवल परिवार तक सीमित रहती है। हमारे यहाँ पे परिवारवाद नहीं होता। हमारे यहाँ पे सर्व सामान्य कार्यकर्ता जिसमें योग्यता होती है वो आगे बढ़ता है, जिसका जनसंपर्क होता है। तो मैंने कहा ना कि कार्यकर्ताओं की हमारे पास भरमार है, उन्हीं के ताकत पर हम जीतते हैं और उन्हीं कार्यकर्ताओं में से हम नेता बनाते हैं। तो इसके लिए आज जो आपको लगता है चेहरे नहीं है, वो कल आपके सामने जब नए चेहरे आएंगे तो आपको पता पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत क्या है। एक बात तो है प्रदीप जी, इन 4 नगर सेवकों ने भारतीय जनता पार्टी के उल्लादनगर में जड़ें तो हिला दी है। देखिए, इसके बारे में मैंने आपसे कहा कि वह मेरे बहुत अजीज़ हैं और इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा आपसे बोलूँगा भी नहीं, क्योंकि यह विषय जो है मेरे लिए राजनीति से ज़्यादा भावनात्मक है।